नमस्कार। आज हम हमारी नवमांश सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे कि यदि आपके D9 चार्ट में, नवमांश चार्ट में यदि केतु 7th हाउस में है तो व्हाट एक्चुअली इट रिप्रेजेंट। हाँ, उससे पहले हम डायरेक्टली D9 चार्ट को रीड नहीं कर सकते, हमें पहले हमारा D1 चार्ट ज़रूर देखना होगा। आप उसको ऐसा कह सकते हैं कि जो D9 चार्ट है आपका, नवमांश कुंडली है जो आपकी, वो एक ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक व्यू है, जो ज़्यादा क्लैरिटी देता है हमें D1 चार्ट के कंपैरिजन में। जैसा कि जहाँ D1 चार्ट यदि मान लीजिए एक वृक्ष है तो उस वृक्ष पे लगने वाले जो फल है वो आपका D9 चार्ट है, आप ये कह सकते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि अगर D1 चार्ट कोई प्रॉमिस करता है कि आपके लाइफ में ये इवेंट होगा, ये इवेंट नहीं होगा, तो उसकी कितनी संभावना है कि इस हद तक वो चीज़ पॉसिबल है, तो उसकी जो क्लैरिटी है वो D9 चार्ट से देखते हैं। दिस इज व्हाट D9 चार्ट। D9 चार्ट हमारे डेफिनेटली वैवाहिक जीवन को दिखाता है, साथ ही साथ हमारा जो भाग्य है, फॉर्चून है, उसे भी हम लोग D9 चार्ट से देखते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आप D1 चार्ट ज़रूर देखें। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपके बर्थ चार्ट में केतु मान लीजिए, D1 चार्ट में केतु मान लीजिए फर्स्ट हाउस में है और D9 में आपके 7th हाउस में, तो इसका मतलब क्या है कि आपके जीवन में जितनी भी रिलेशनशिप को लेकर अप एंड राइज जो होगा, जो भी जिम्मेदारियां हैं, वो सारी आपको खुद को वहन करनी होगी, वो सारी आपसे होकर जाएगी, उसमें किसी और का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। दैट इज द केतु इन द फर्स्ट हाउस इन द D1 चार्ट, और हम बात कर रहे हैं D9 में वो 7th हाउस में है। तो इस तरह से आप D1 और D9 के जो प्लेसमेंट है केतु के, उसको आपस में कोरिलेट करके आप एक बेटर रिजल्ट की तरफ आप जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका 7th हाउस है, एक्चुअली हम जानते हैं इट इज़ व्हाट इट रिप्रेजेंट द एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, वेदर इट इज ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा वैवाहिक जीवन है उसे हम सप्तम भाव से देखते हैं। हमारे अलावा जो कुछ भी है, सोसाइटी एंड ऑल, वो आपका सप्तम भाव है। इट इज़ द हाउस ऑफ बिजनेस। ये प्रैक्टिकलिटी को रिप्रेजेंट करता है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो जब केतु जैसा ग्रह जिसके पास सिर्फ, जो कि सिर्फ एक हेडलेस एंटिटी है, एक हेडलेस बॉडी है, जिसके पास ऊपर वाला सर वाला हिस्सा नहीं है, तो जब एक हेडलेस प्लैनेट आपके इन द हाउस ऑफ रिलेशनशिप, इन द हाउस ऑफ मैरिज जब आके बैठेगा, तो किस प्रकार की चीज़ें होंगी वो काफ़ी हद तक ड्रामेटिक है अनडाउटेडली। इसके अलावा केतु हमारे जो पास्ट लाइफ के कनेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, केतु डिटैचमेंट को दिखाता है, केतु हमारे जीवन में जो हायर लर्निंग है उसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे सब कॉन्शियस अचीवमेंट को हम केतु से देखते हैं। एंड केतु अनडाउटेडली इज अ मोक्ष कार का प्लैनेट, बट वो जो रास्ता है मोक्ष की तरफ ले जाने का, या जो भी कार्मिक बैगेज उसको, जिस भी भाव में केतु बैठे हैं, वो जो कार्मिक बैगेज उसको जो उस ड्यू को, या उस जो भी आपका ऋण है उसको क्लियर करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा इट इज़ मोर ऑन द क्रूशियल साइड। केतु जिस भी भाव में बैठते हैं वो ये क्लियर करता है कि लास्ट बर्थ में आपने उस भाव को बहुत अच्छे से निभाया है, बहुत अच्छे से वहाँ आपने अपनी जिम्मेदारियाँ रखी हैं, आपने उसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया, तो इस बार आप वहाँ से थोड़ा डिस्कनेक्ट सा फील करते हैं। सो जो केतु की एनर्जी है, ये एक ऐसी एनर्जी जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते आपके बर्थ चार्ट में। इट इज़ दैट मच इंटेंस। आप बाकी ग्रहों को एक बार फिर भी आप सोच सकते हैं कि शायद वो मेरे हिसाब से चलें, खैर पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी ठीक है, ऐसा कहने को कह सकते हैं। बट केतु की जो एनर्जी आप डेफिनेटली आपकी लाइफ में हर पॉइंट पे फील करेंगे। सो नाउ वी टॉक अबाउट व्हेन केतु इन द फर्स्ट हाउस। जैसा कि मैंने कहा कि इट इज स्ट्रांगली अ कार्मिक प्लेसमेंट। रिलेशनशिप जो है बेसिकली बहुत ईजी नहीं है आपके लिए। देखो, मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि 7th हाउस में केतु है तो शादी टूट जाएगी एंड ऑल, ऐसा वो बात नहीं कर रहा, बट हाँ, रिलेशनशिप में खुद को सामने वाले के हिसाब से या सामने वाले को अपने हिसाब से ढालने में, एक जो बैलेंस करने में जो एक एनर्जी लगती है, वो इतनी इजी नहीं है। तो रिलेशनशिप आर नॉट दैट मच इजी फॉर यू। हाँ, साथ में यदि मान लीजिए कि आपके D1 चार्ट में, लग्न चार्ट में राहु केतु फर्स्ट 7 इसी एक्सिस पर अगर हैं, या चंद्रमा भी अगर इसी एक्सिस पे है, चंद्रमा या राहु केतु फर्स्ट 7th हाउस वाले इस एक्सिस पर अगर है, तो ये बहुत स्ट्रांगली क्लैरिफाई करता है कि आपकी जो मैरिज होगी या मैरिज जिनसे आपकी शादी हुई है, वो आपके पास्ट लाइफ के लाइफ पार्टनर ही हैं। तो जो पास्ट लाइफ में कुछ ड्यूज रह गए थे, कुछ जिम्मेदारियां बाकी रह गई थी, आप ये कह सकते हैं, या कुछ हैप्पी मोमेंट्स जो आप एंजॉय नहीं कर पाए थे पास्ट लाइफ में,
उन्हीं का उपभोग करने के लिए, उन्हीं जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आपका यहाँ जन्म हुआ। रिमेंबर दैट थिंग। सो दिस प्लेसमेंट इज ऑल अबाउट कि आप कैसे रिलेशनशिप को बैलेंस करते हैं। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। इसके अलावा आप ये समझिए कि ये सप्तम स्थान से पहला स्थान है, क्योंकि हम 7th हाउस की यहाँ बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत क्लियर पिक्चर देता है यहाँ से कि आपके लाइफ पार्टनर जो है, जब आप उनसे फर्स्ट टाइम मिले होंगे, आज आपका फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ होगा, तो वो आपके चार्म को देखकर, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर, आपके कम्युनिकेशन एबिलिटी को देखकर, इन चीज़ों को देखकर काफ़ी इंप्रेस हुए होंगे और फिर उन्होंने आपसे शादी करने का फैसला किया होगा। बट विद द टाइम, समय के साथ उन्हें ऐसा लगा होगा कि नहीं, ये वो व्यक्ति नहीं है, या जो उन्होंने आपको लेकर एक पिक्चर, एक इमेज बनाई कि हाँ माई लाइफ पार्टनर समथिंग लाइक दैट, जिनसे पहली बार मैं मिली हूँ या मिला हूँ, वो इस तरह कुछ है। बट धीरे धीरे जो इमेज है ये काफ़ी हद तक ब्लर होती हुई देखी जाती है। बिकॉज जैसा कि मैंने कहा कि ये सप्तम से पहला भाव ही है, बिकॉज हम 7th हाउस की बात कर रहे हैं, तो हमारा लाइफ पार्टनर कैसे देखता है विवाह को, उसको भी हम लोग यहीं से देखते हैं। हाँ, यदि केतु यहाँ पर मान लीजिए अच्छी शुभ राशियों में, शुभ से मतलब मेरा बेसिकली जो सपोर्टिव साइन है, स्कॉर्पियो में है या धनु राशि में यदि है या खुद की अगर नक्षत्रों में है, तो डेफिनेटली आफ्टर मैरिज ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाता है कि मैरिज के बाद आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो धीरे धीरे बढ़ती हुई दिख जाती है। हाँ, मैरिज की हार्मनी पे कि मैरिज जो वैवाहिक जीवन है कितना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, उस पर कॉमेंट डायरेक्टली नहीं किया जा सकता है। उसके लिए आपको वीनस का प्लेसमेंट ज़रूर देखना होगा बर्थ चार्ट में। यदि वीनस सपोर्टिव है, तो अगर यहाँ की तो किसी भी साइन में भले ही क्यों ना हो, किसी भी साइन में भले ही क्यों ना हो, अगर वीनस सपोर्टिव बर्थ चार्ट में सही राशियों में, सही हाउसेज में अगर है, स्पेशली 7th हाउस में है, अगर D1 में या फर्स्ट हाउस में अगर है, तो मैरिज लाइफ डेफिनेटली आपकी समय के साथ बैलेंस होती हुई देखी जाती है। बस रिमेंबर, ये जैसे मैंने कहा कि इट इज़ अ प्योरली कार्मिक प्लेसमेंट। तो जो कुछ कार्मिक ड्यूज है, पहले हमें उनको तो पहले हमें पे करना ही होगा, उसके बाद हमारा वैवाहिक जीवन आगे बढ़ेगा। तो आप उसको ऐसा कह सकते हैं कि मैन केतु इज मिच्योरिंग अराउंड 48, या जब राहु मिच्योर होता है हमारे बर्थ चार्ट में 42, तो 40 के बाद यू फील कि योर मैरिज लाइफ इज मोर बैलेंस्ड, उसमें हार्मनी जो है काफ़ी हद तक बढ़ गई है, या जो एक प्रॉपर मैरिज लाइफ होनी चाहिए हमारी जीवन की, जो हमने बहुत कम उम्र में जो हमने अपेक्षा रखी कि बहुत अच्छी मैरिज लाइफ होनी चाहिए, वो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती हुई जरूर देखी जा सकती है, आप ये कह सकते हैं। इसके अलावा ये एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां आपको पहले ये सीखना होगा कि पहले आप खुद, जैसे मान लीजिए आपकी उम्र, खासकर मान लीजिए आपकी उम्र इस प्रकार की है कि आप शादी करने जा रहे हैं या आपकी फैमिली आपकी शादी करवाने जा रही है, तो पहले आप खुद को पहचानें, उसके बाद आप अपने जीवन साथी को ढूंढने निकलें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये कि पहले आपको खुद को एग्जामिन करना होगा कि व्हाट एक्चुअली यू आर। बिकॉज ये मान के चलिए कि राहु फर्स्ट हाउस में है यहाँ पर, तो एक स्प्लिट पर्सनैलिटी, मतलब कि हम कई बार इस तरह से सोचते हैं कि हमें लगता है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो ये जो गैप है यहाँ पर, वो थोड़ा सा जीवन में क्लैरिटी लाने के लिए थोड़ा ज़रूरी है। तो आप पहले आप खुद को पहचानें व्हाट एक्चुअली यू वांट, उसके बाद आप आगे बढ़ें। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक होकर आप सोचेंगे कि भाई मेरे को एक लाइफ पार्टनर चाहिए कि जो बहुत आइडियल हो, जो बिल्कुल मेरे हिसाब से हो, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज ये प्लेसमेंट ये भी दिखाता है कि जीवन में 27-28 साल, 25 साल की उम्र तक तो ऐसा रहता है हमारा स्टेट ऑफ माइंड कि हमें शादी करनी ही नहीं है, करनी ही नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी बनती हुई देखी जाती है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखें आप लोग। साथ ही 7th हाउस ये तो यहाँ रिप्रेजेंट करता है कि आपके लाइफ पार्टनर के जीवन में कोई एक इमोशनल ट्रॉमा जरूर हो सकता है। हो सकता है कि उनके जीवन में, उनके बाल्यकाल में, या उनके जो उनका अर्ली अपब्रिंगिंग वाला जो लाइफ फेज है उनके जीवन का, उस समय कोई चीज़ उन्हें बहुत अफेक्ट करी हो, माइट भी वो इमोशनली हो, तो वो उनके व्यवहार में, उनकी बातचीत में हमेशा झलकती है। या अगर आप उनसे कभी बिठा कर उनसे पूछेंगे कि भाई ऐसा कौन सा जीवन में एक समय था जब आप यू आर मच फ्रस्ट्रेटेड और यू आर मच डिप्रेस्ड, तो आपको बताएंगे आपके लाइफ, उनके लाइफ के बारे में कि उस समय मैं बहुत खुश थी या खुश था, फिर हमें वो जगह छोड़नी पड़ी, फादर का ट्रांसफ़र कहीं और हो गया, तो उस जगह से मेरा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था, या कुछ इमोशनल ट्रॉमा भी हो सकता है जो आप शेयर करें। इसके अलावा ध्यान रखिए, केतु 7th हाउस में
एक अच्छा प्लेसमेंट है, एक अच्छा प्लेसमेंट है यदि आप अपने मैरिज पार्टनर, अपने लाइफ पार्टनर के साथ यदि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई वेंचर अगर आप जॉइंट वेंचर अगर आप स्टार्ट करते हैं तो ये उसके लिए अच्छा प्लेसमेंट है। हाँ, स्पेशली यदि वो एक रिसर्च फील्ड में हो या ऐसा कोई फील्ड जहाँ पर आप दोनों का सोचने का नज़रिया, दोनों का क्रिएटिव इंटरेस्ट काफ़ी हद तक सेम हो। यदि ऐसे किसी फील्ड में अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है, आप ये कह सकते हैं। और देखो जैसा कि हमने कहा कि केतु जो है डिटैचमेंट को दिखाता है, और सप्तम भाव में केतु तो मतलब कि इनिशियली आपकी जो मैरिज लाइफ है काफ़ी हद तक इस तरह से हो सकती है कि इट इज जस्ट लाइक अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कि हमें किसी कारणवश हमें शादी करनी पड़ी, आप ये कह सकते हैं। और उसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि परिवार के प्रेशर में कह लीजिए आप, या सोसाइटी के प्रेशर में आप कह लीजिए, या फिर कि मेरी उम्र हो रही है अब शादी करनी ही पड़ेगी, ऐसा कुछ स्टेट ऑफ माइंड आपका हो सकता है वन केतु इन द 7th हाउस। मुझे मैंने पहले भी कहा कि इतना आसान नहीं होता, सप्तम भाव में केतु है और मैं किसी जिम्मेदारी के लिए, खासकर एक रिलेशनशिप, एक मैरिज जैसे इंस्टीट्यूट में अपने आप को ढालने के लिए आप बहुत जल्दी तैयार नहीं होते। तो मैंने आपको वही बात करी है, जो प्रैक्टिकल रेमेडी है स्पेशली मैरिज को लेकर, वो यही है कि आप पहले खुद को पहचाने, what actually you want and what actually you are। उसके बाद आपको जीवन में ज़्यादा क्लैरिटी देखने को मिलेगी, बिकॉज आप उस प्रकार के व्यक्ति विशेष हैं जो जो एक ट्रेडिशनल जो तरीका चला आ रहा है शादी को लेकर, उसमें आप बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते। देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपका जो इंटरेक्शन है, आपका जो अट्रैक्शन हो किसी इंटर कल्चर या इंटर कास्ट या किसी दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति विशेष के साथ आपका एक जो है लव रोमांस का डायरेक्शन बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। पॉसिबिलिटी है कि आपकी मैरिज भी हो, स्पेशली यदि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि बर्थ चार्ट में यदि राहु केतु इसी एक्सिस पे है तो यहाँ ये कह देना कि मैरिज लाइफ अच्छी नहीं होगी, ये बात 100% सही नहीं है। आपको उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स देखने होंगे। सबसे पहले आपको यहाँ वीनस का प्लेसमेंट ज़रूर देखना होगा। हाँ, इसके अलावा कि एक और चीज़, अगर यदि आप मैरिज को ऐसे लेकर चलते हैं कि इट इज समहाउ कि लाइक दैट द मैरिज इज मोर टुवर्ड द इंक्लिनेशन टुवर्ड स्पिरिचुअल साइड, यदि आप और आपके जीवन साथी दोनों इस प्रकार के हैं, हु बिलीव इन मेडिटेशन, हु बिलीव इन योगा, हु बिलीव इन अध्यात्म एंड ऑल, और उसके लिए यदि वो मेहनत कर रहे हैं, उस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये एक बेस्ट प्लेसमेंट है जो आपके जीवन की जो हायर लर्निंग है आपको उस डायरेक्शन में लेके आ सकता है। साथ ही आप ऐसा कह सकते हैं सेल्फ डिस्कवरी वाला जो पार्ट है कि मैं खुद क्या हूँ क्या नहीं, वो आप मैरिज की हेल्प से, अपने लाइफ पार्टनर की हेल्प से आप उस तरफ आगे बढ़ते हुए देखे आ सकते हैं। केतु 7th हाउस। यदि इस प्लेसमेंट को लेकर हम एक कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज की बात करें, एडवाइस की हम बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट कि अपने जीवन में आपके अलावा जो भी लोग हैं, चाहे परिवार के लोग हों, चाहे आपके लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो, आप उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। ओवर एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट यू, रिमेंबर दैट थिंग। बिकॉज यहाँ ये बहुत क्लियर है कि आपकी जो लड़ाई है ना, वो आपको खुद को ही लड़नी होगी। इसमें कोई आपका साथ नहीं देगा या बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपके साथ नहीं रहेगा, आप ये कह सकते हैं। हाँ, एक और बात कि ये भी काफ़ी हद तक देखा गया है, जो मेरा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, कि आफ्टर मैरिज आपके जीवन में फाइनेंशियल एज वेल एज जो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो बढ़ती हुई देखी जा सकती है। देखिए आप समझिए यहाँ पर कि है ना, द बेस्ट थिंग इज दैट कि आप पहले अपना खुद का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ पे फोकस्ड रहें, तभी आप जीवन की जो बाकी चीज़ें हैं इस प्लेसमेंट के हिसाब से आप उनको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। बिकॉज ये तो तय है कि जो रिलेशनशिप है वो समय के साथ ग्रो करेगा ही करेगा। दैट इज व्हाट केतु इन द 7th हाउस। देखो, अगर मैं जैसा कि मैं राहु और केतु को जब भी टेक्स्ट में पढ़ता हूँ या किसी को अगर मैं किसी का चार्ट अगर देखता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि राहु केतु के प्लेसमेंट को मैं किसी मूवी कैरेक्टर या किसी इंसान के साथ रिजेंबल करने की कोशिश करूँ। तो मैंने केतु इन द 7th हाउस, मुझे काफ़ी हद तक ये ओशो की कुछ जो बातें हैं उससे रिजेंबल करता हुआ दिखा जाता है कि आप पहली बात की अपने रिलेशनशिप को आप है ना हमेशा एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। जो जैसा कि आप ओशो की लाइफ को देखेंगे तो आपको वहाँ वो चीज़ दिखेगी, या उनके जो लेक्चर्स हैं आपको वहाँ वो चीज़ देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ अटैचमेंट से ज़्यादा आपको सेल्फ अवेयरनेस पे फोकस रखना होगा।
रिलेशनशिप में। आई रिपीट, अटैचमेंट से ज़्यादा आपको यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस से फोकस रखना होगा। तो ये जो ओशो की जो कुछ बातें हैं या जो उनका व्यक्तित्व है वो दिखाता है कि समाओ की तो इन द 7th हाउस, बिकॉज रिमेंबर कि प्रेम भले ही कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रेम भले ही कितना भी गहरा क्यों ना हो, पर जो रिलेशनशिप को फुलफिलमेंट करने वाली जो बात है वो एक अलग चीज़ है। कई बार हमारा प्रेम बहुत गहरा होता है बट रिलेशनशिप फुलफिलमेंट नहीं हो पाती। दिस इज व्हाट कीतो इन द 7th हाउस। सो एक छोटा सा एनालिसिस था मेरा ऑन कीतो इन द 7th हाउस इन D9 चार्ट। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है देन काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।